नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाला आईएफटीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 527वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अभि शर्मा। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर अभि शर्मा ये अपने फैमिली के 4th जनरेशन होम्योपैथ है। इन्होंने होम्योपैथी में पीएचडी किया है। ये सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट है हैनीमैन होम्यो क्लिनिक से, और ये गेस्ट लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के। इनका आज का विषय है फाइब्रो एडिनोमा परामर्श और होम्योपैथिक प्रबंधन की भूमिका। तो डॉक्टर अभि शर्मा, आपका दोबारा बार बार इस आईएफटीएच फोरम पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है फाइब्रो एडिनोमा, और होम्योपैथी में हम फाइब्रो एडिनोमा को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फाइब्रो एडिनोमा जो है, अगर उसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो फाइब्रो एडिनोमा एक बिनाइन या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर है ब्रेस्ट का, जो कि कहीं और बॉडी के किसी और पार्ट में स्प्रेड नहीं हो सकता, सिर्फ ब्रेस्ट के उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर ही रहता है और वहीं रह के वो ग्रो करता है। और फाइब्रो एडिनोमा की यही खासियत इसको बाकी सब ट्यूमर से अलग बनाती है। फाइब्रो एडिनोमा को हम सिंगल ब्रेस्ट के एक लॉब्यूल के हाइपरप्लेजिया की तरीके से भी कह सकते हैं, जान सकते हैं। अब होता क्या है, ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में दो तरीके के ट्यूमर्स हो सकते हैं। एक जो लॉब्यूल के अंदर पनपे और वहां पे ग्रो करना शुरू करें, या दूसरा जो दो लॉब्यूल्स इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में अपना पनपना शुरू करते हैं और वहां पे ग्रो होना शुरू करते हैं। तो जो लॉब्यूल्स के अंदर पनपना शुरू करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंट्रालॉब्यूलर ट्यूमर्स, और जो दो लॉब्यूल्स के बीच की जो जगह प्रेजेंट होती है वहां पे डेवलप होना, ग्रो होना शुरू करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंटरलॉब्यूलर ट्यूमर्स। तो जनरली जो इंट्रालॉब्यूलर ट्यूमर्स हैं, क्योंकि ये लॉब्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से ये स्प्रेड नहीं कर पाते हैं बाकी जगहों पे और ये कैंसरस नहीं होते हैं, जिसमें से फाइब्रो एडिनोमा एक ट्यूमर ये आता है। अगर इंटरलॉब्यूलर ट्यूमर की बात करें, उसके भी कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर उसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो है लाइपोमा, एंजियोसार्कोमा, मायोफाइब्रोब्लास्टोमा या फिर फाइब्रस ट्यूमर। इन सब में एंजियोसार्कोमा जो होता है ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर पाया जाता है। वापस आते हैं हम अपने फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइब्रो एडिनोमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 से 35 साल की जितनी भी महिलाएं आती हैं, अगर वहां पे हमारे को कोई लंप ब्रेस्ट में मिलता है तो वो जनरली फाइब्रो एडिनोमा ही होता है। रिप्रोडक्टिव एज में एक ट्यूमर, एक लंप जब मिल जाता है अगर किसी भी फीमेल को, तो उसके लिए मेंटली ये जो कंडीशन होती है बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली होती है, क्योंकि हमेशा उसको ये लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। और इसी की वजह से जो हमारा फाइब्रो एडिनोमा है ये क्लिनिकली बहुत रेलिवेंट हो जाता है, और अगर हम इसको मैनेज कर पाए तो हमारे लिए ये क्लिनिकली और
हमारी पैथी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो फाइब्रोएडिनोमा का अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं, हमारे को यंग रिप्रोडक्टिव फीमेल्स, मतलब 15 साल से 35 साल की उम्र के बीच में जो फीमेल्स हैं, वहां पे हमारे को फाइब्रोएडिनोमा जनरली देखने को मिलता है। 30 साल से नीचे अगर कोई भी ब्रेस्ट में लंप मिल रहा है तो वो जनरली फाइब्रोएडिनोमा ही हमारे को मिलता है। होता क्यों है कि अगर हमारी ब्रेस्ट का कोई भी एक लॉब्यूल के अंदर नॉर्मल डेवलपमेंट से हटके कुछ और हो जाए तो वो फाइब्रोएडिनोमा डेवलप होता है। क्या हो जाए? 2/3 केसेस के अंदर हम देखते हैं यहां पे जीन्स का म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन, स्पेसिफिकली किसका? MDM12 जीन। अगर MDM12 जीन का म्यूटेशन हो जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट का लॉब्यूल जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट से हटके हाइपरप्लेजिया, मतलब वहां के सेल्स बहुत जल्दी डेवलप होने लगे, तो फाइब्रोएडिनोमा बन जाता है। फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट की हार्मोनल एक्टिविटीज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। एक और चीज है यहां पे, फाइब्रोएडिनोमा हार्मोन सेंसिटिव होता है। इसका मतलब अगर जब भी हम बात करें 15 से 35, मतलब इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स, जब हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स हैं जो मेंसेस को अकर कर रहे हैं, वहीं पे हमारे को फाइब्रोएडिनोमा मिलता है और वहीं पे फाइब्रोएडिनोमा ग्रो करता है। और जनरली हमारे को देखने को मिलता है कि मेनोपॉज के बाद में अगर फाइब्रोएडिनोमा है भी तो भी वो अपने आप रिग्रेस हो जाता है। जनरली 15% पैल्पेबल ब्रेस्ट लंप फाइब्रोएडिनोमा मिलते हैं और इनमें से 80% फाइब्रोएडिनोमास यूनिलेटरल होते हैं, मतलब एक ही ब्रेस्ट के किसी एक क्वाड्रेंट पे हमारे को ये हाइपरप्लेजिया मिलेगा, और 20% केस में दोनों ब्रेस्ट इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर फाइब्रोएडिनोमा 3 सेंटीमीटर से कम होता है तो ये 2 से 3 साल के अंदर अपने आप भी डिसॉल्व हो जाता है। फाइब्रोएडिनोमा में एक चीज और हमारे को जो देखने को मिलती है कि फाइब्रोएडिनोमा जनरली 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच की ही एक एरिया को कवर करके रखता है। इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, पर एक अगर हम एवरेज निकाल के रखें तो जनरली 3 से 5 सेंटीमीटर का हमारे को साइज फाइब्रोएडिनोमा के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो होता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि फाइब्रोएडिनोमा मैलिग्नेंट होगा। फाइब्रोएडिनोमा मैलिग्नेंट कैंसर नहीं बनाता है और यही चीज फाइब्रोएडिनोमा को बाकी कैंसर से सेफ रखती है कि फाइब्रोएडिनोमा अगर किसी पेशेंट को है तो वो मैलिग्नेंट नहीं जाएगा। 99% चांसेस यही होते हैं, 1% चांस होता है कि यहाँ पे मैलिग्नेंसी हो सकती है। किन केसेस के अंदर हमारे को मैलिग्नेंसी मिलती है फाइब्रोएडिनोमा? अगर फाइब्रोएडिनोमा दोबारा से रीअकर करके आया है, कि एक बारी डिसअपियर हो गया था पर ये फिर से रीअकर करके आया है, इस केस में हमारे को मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है। अगर मेनोपॉज के बाद भी फाइब्रोएडिनोमा रिग्रेस नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसके अंदर हमारे को मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है। और अगर फाइब्रोएडिनोमा के साथ में कुछ और लीजन्स भी आ रहे हैं, कहीं पे कुछ और सप्यूरेशन मिल रही है, कहीं पे कुछ और चीज हमारे को देखने को मिल रही है जो कि इसे नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा से अलग कर रही है, वहां पे हमारे को मैलिग्नेंसी के चांसेस देखने को मिलते हैं। कमिंग टू कि फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है। अब फाइब्रोएडिनोमा में हमारे को पता है, हमारे को ब्रेस्ट में पता है एक लॉब्यूल है, वो लॉब्यूल एक अपना पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर लेकर के चलता है। इस लॉब्यूल के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्ट्रोमल कंपोनेंट जो बीच में प्रेजेंट होता है, एक हमारा डक्टल कंपोनेंट जो कि डक्ट की लाइनिंग बनाते हैं हमारे। अगर हम फाइब्रोएडिनोमा की बात करते हैं तो फाइब्रोएडिनोमा
मिक्सचर होता है स्ट्रोमल और एपिथेलियल कंपोनेंट का। स्ट्रोमल कंपोनेंट में क्या होता है, जनरली फाइब्रोटिक टिश्यूज मिलते हैं, और यही फाइब्रोटिक टिश्यूज फाइब्रोएडिनोमा में प्रीडोमिनेट करते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। पर फाइब्रोएडिनोमा के अंदर एक एपिथेलियल कंपोनेंट भी होता है कि जिन डक्ट्स के अंदर हमारा फाइब्रोएडिनोमा प्रेजेंट है, उन डक्ट्स की जो लेयर है, उन जो डक्ट्स की लेयर है, वहां पे जब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, जिसकी वजह से हमारा एपिथेलियल कंपोनेंट भी बनता है। फाइब्रोएडिनोमा में एक इंट्रोडक्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा कितने टाइप्स का होता है। तो अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो फाइब्रोएडिनोमा को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट, हार्ड और जाइंट। अगर फाइब्रोएडिनोमा 30 साल से कम उम्र की फीमेल में मिलता है, मोस्टली सेलुलर मिलता है, और हमारे को बाइलेटरल मिलता है, तो हमारे को ये सॉफ्ट टाइप ऑफ फाइब्रोएडिनोमा आता है। अगर 30 साल के बाद में अगर फाइब्रोएडिनोमा हमारे को मिल रहा है और जनरली अगर ये फाइब्रोटिक मिल रहा है, तो फाइब्रोएडिनोमा हार्ड कहा जाता है। और लास्टली अगर फाइब्रोएडिनोमा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज का हो, 10 सेंटीमीटर तक का भी हो, तो ये जाइंट फाइब्रोएडिनोमा में काउंट होता है। जाइंट फाइब्रोएडिनोमा जनरली जब हम पढ़ते हैं तो सॉफ्ट फाइब्रोएडिनोमा के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ साइज है जो कि वेरी कर रहा है, ना कि जो बेसिक कंपोनेंट है। सॉफ्ट फाइब्रोएडिनोमा सेलुलर होगा और हार्ड फाइब्रोएडिनोमा फाइब्रोटिक होगा। अगर हम इसको देखें, हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो सॉफ्ट फाइब्रोएडिनोमा के अंदर हमारा एपिथेलियल कंपोनेंट बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है, और हार्ड फाइब्रोएडिनोमा के अंदर हमारा स्ट्रोमल कंपोनेंट बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है। माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन क्या होती है? अब हमें ये पता है कि जो भी हाइपरप्लेजिया हो रहा है, जो भी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये डक्ट के अंदर हो रहा है। अब अगर फाइब्रोएडिनोमा डक्ट के अंदर ग्रो कर रहा है, पर इस तरीके से ग्रो करे कि वो डक्ट के नॉर्मल वैस्कुलेचर, डक्ट के नॉर्मल एरिया को कुछ भी हिंड्रेंस ना पहुंचाए, उसमें कुछ भी चेंज ना पहुंचाए, तो इस टाइप को हम कहते हैं पेरिकैनेलिकुलर फाइब्रोएडिनोमा। पेरिकैनेलिकुलर फाइब्रोएडिनोमा मतलब डक्ट है, डक्ट के पेरीफेरी पे ही हमारा हाइपरप्लेजिया हो रहा है, डक्ट की जो बीच की ल्यूमेन है वहां पे कुछ भी हमने चेंज नहीं देखा, तो इसे हम पेरिकैनेलिकुलर फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। आपको इस वाले अपना हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में दिखाई भी दे रहा है, ये जो है फाइब्रोएडिनोमा, जहां पे अपना हमारा हाइपरप्लेजिया हो रहा है, पर अराउंड में हो रहा है, पेरीफेरी पे हो रहा है, और बीच की जो डक्ट है, ये फर्क, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हम कहते हैं पेरिकैलेनिकुलर। इसको हम एक और तरीके से क्या कह सकते हैं, स्मॉल हार्ड मेनली फाइब्रोटिक स्ट्रोमा विद नॉर्मल डक्ट, की जो फाइब्रोटिक लीजन्स हैं, नॉर्मल डक्ट के स्ट्रोमा को कोई भी, नॉर्मल डक्ट का जो पैटर्न है उसको कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम पेरिकैलेनिकुलर कहते हैं। दूसरा आता है हमारा इंट्राकैलेनिकुलर, जहां पे हाइपरप्लेजिया या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जब होते हैं, तो वो सेल्यूलर लेवल पे ज्यादा होते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो डक्ट का पैटर्न है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो पेरिकैलेनिकुलर फाइब्रस पार्ट डक्ट के चारों तरफ होगा, और हमारी डक्ट की नॉर्मल जो ल्यूमेन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हमारा सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है हमारा हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से हमारा डक्ट का पैटर्न चेंज हो गया है, इसको हम लोग इंट्राकैलेनिकुलर फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होंगे? फाइब्रोएडिनोमा एक ऐसा ट्यूमर है जिसके क्लिनिकल एस्पेक्ट
चेंज होते हैं फ्रॉम एवरी पर्सन हु विल विजिट। आपके पास अलग अलग पेशेंट्स आएंगे और हर पेशेंट एक अपना अलग सिम्टम बता सकता है, पर कुछ एक क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो कि चेंज नहीं होते। पहला सिम्टम है कि जनरली एक ब्रेस्ट एक क्वाड्रेंट को लेकर ये फाइब्रोएडिनोमा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अगर पेशेंट खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर करके आया है या फिर आप अपने क्लिनिक पे पेशेंट का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको जो लेजन है, जो फाइब्रोएडिनोमा मिलेगा, जो आपको ट्यूमर मिलेगा, गांठ मिलेगी, वो सॉफ्ट मिलेगी, फर्म मिलेगी। मतलब जब आप उसको दबा के देखेंगे तो वो अंदर की तरफ डिप्रेशन नहीं होगा, सिस्टिक नहीं होगी, अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा और फर्म होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल केसेस में नॉन टेंडर होगा, दर्द नहीं होगा। दर्द इन फाइब्रोएडिनोमा के पेशेंट के अंदर नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पेशेंट को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपको एक क्वाड्रेंट में फाइब्रोएडिनोमा मिलेगा। दो फिंगर्स से आप लेजन को चेक करेंगे कि वो इधर उधर मूव ना करे, और उसके बाद दूसरे हाथ से जब आप उसे पैल्पेट करके देखेंगे तो आपको उसकी लेजन के ऊपर की जो वॉल है, जो थिकनेस है, वो स्मूथ मिलेगी, दबाने पे फर्म मिलेगी। अंदर की तरफ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई इसके अंदर कोई सिस्टिक डिप्रेशन आ रहा है। और अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये फ्रीली मूवेबल होगा। ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर अगर कोई ट्यूमर फ्रीली मूवेबल है, स्मूथ है, फर्म है और उसे मूव करते हुए कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो जनरली आपको ये फाइब्रोएडिनोमा के ही सिम्टम्स मिलेंगे। इसी वजह से, क्योंकि ये जो हमारा ट्यूमर होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, इसको हम माउस ऑफ द ब्रेस्ट भी कहते हैं। लास्टली, फाइब्रोएडिनोमा इतना बड़ा नहीं होगा कि आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तक चला जाए। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स फाइब्रोएडिनोमा के अंदर नहीं आपको अफेक्टेड नहीं मिलते। कमिंग टू द, अब अगर हमने साइंस एंड सिम्टम्स देख लिए हैं तो साइंस एंड सिम्टम्स के बाद हम इन्वेस्टिगेशन पे अगर आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में इन 4 इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। पेशेंट आपके पास में आएंगे तो पेशेंट आपको आके सबसे पहले यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन किया और मुझको यहाँ पे कुछ गांठ मिली है। मैंने खुद को सेल्फ एग्जामिन किया और मुझको यहाँ पे एक छोटी सी गांठ, ऐसा लंप मुझको फील हो रहा है। और यहाँ पे अपना, जब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, तो हमेशा अगर कोई भी पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में, फीमेल पेशेंट आपके पास में आ रहे हैं, तो आप हमेशा उनको एनकरेज करें कि आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करा करें। और इन केस अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने गायनिक के पास जाके इसको उसी टाइम दिखवाएं। कि आपका अगर कोई भी अगर ऐसी चीज है जो पहले मिल जाए, अगर उसका पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पता लग जाए कि वो क्या है, तो उसमें ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर आप अपने क्लिनिक पे करेगा। क्लिनिक पे करने के बाद में जनरली 90% श्योरिटी हो जाती है कि ओके, दिस इज ईदर फाइब्रोएडिनोमा और सम अदर, अगर ये फाइब्रोएडिनोमा है या किसी और तरीके का कोई ट्यूमर है। और अगर हमारे को कुछ डाउट होता है तो हम फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट में हमारे को लेजन दिख जाता है, पर लेजन हमारे को बहुत ही ज्यादा मॉर्बिड, बहुत ही ज्यादा धुंधला दिखाई देता है, इतना ज्यादा प्रॉपर नहीं दिखाई देता। अब अल्ट्रासाउंड के बाद में भी अगर पेशेंट को या रेडियोलॉजिस्ट को डाउट होता है तो हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में जनरली फाइब्रोएडिनोमा हमारा पता लग जाता है कि हाँ, ये फाइब्रोएडिनोमा है। डिपेंडिंग अपॉन साइज, उसमें हम लोग बायरेट्स रेटिंग करते हैं, 1 2 3 4 कौन सी रेटिंग है।
और अगर उसके अंदर भी हमारे को डाउट होता है तो हम जाते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी या एफएनएसी या फिर बायोप्सी के लिए। और फाइन नीडल एस्पिरेशन के बाद में जब हमारे को पेशेंट के से हम लोग अपना जो उसका अपना जो फाइब्रोएडिनोमा है या जो भी लेजन है उसके अंदर का अपना एस्पायर कर लेते हैं लिक्विड, उसको साइटोलॉजिकली इवेल्युएट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोमा है या किसी और तरीके का ट्यूमर है। और जो सबसे लीस्ट यूज्ड, इसी में जनरली हमारा फाइब्रोएडिनोमा डिटेक्ट हो जाता है। और अगर ना ही जरूरत नहीं पड़ती बट एमआरआई भी इसके इन केसेस के अंदर करवाया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोएडिनोमा इन केस ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, कि सर्जिकली फाइब्रोएडिनोमा को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फाइब्रोएडिनोमा को सर्जिकली ट्रीट करने के लिए एक ही तरीका है कि ब्रेस्ट में इंसिजन देते हैं, इंसिजन देने के बाद में फाइब्रोइड एडिनोमा के पास पहुंचा जाता है और उसको रिमूव करके बाहर निकाल लिया जाता है। इंसिजन्स दो तरीके के हो सकते हैं, जिस जगह पे हो रहा है उसी हिसाब से उसका नाम होता है, या फिर या तो सरकम एरियोलर, एरियोला के चारों तरफ है, या सब मेमोरी की ब्रेस्ट के नीचे की तरफ इंसिजन देके उसके स्ट्रक्चर को ऊपर उठाया जाता है और अगर डीप कोई फाइब्रोएडिनोमा सिचुएटेड है तो उसको वहां से निकाल लिया जाता है। फाइब्रोएडिनोमा के ट्रीटमेंट के कुछ एक रूल्स हैं कि अगर फाइब्रोएडिनोमा 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसे सर्जरी की जरूरत नहीं होती है और उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। एलोपैथी में इसमें मेडिसिन भी नहीं दी जाती है। और उस जो लेजन है, जो फाइब्रोएडिनोमा है, हर 3 से 6 महीने के अंदर डिपेंडिंग अपॉन साइज कितना है उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और उसको प्रॉपर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फाइब्रोएडिनोमा के पेशेंट के अंदर हमेशा आपको एक प्रॉब्लम मिलती है कि एंग्शियसनेस, कि डॉक्टर साहब मैं मर तो नहीं जाऊंगी, डॉक्टर साहब मुझको कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई है कि मैं खत्म ही हो जाऊंगी, डॉक्टर साहब क्या मैं बच जाऊंगी, क्या ये कैंसर है, क्या ये किसी और को भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें एंग्शियसनेस पेशेंट के अंदर आती है। जनरली 17-18 साल, 19 साल, 20 साल की अगर फीमेल है और उसको कोई लंप मिल गया है जिसकी वजह से वो मेंटली इतनी एंग्शियस है, तो उसके दिन प्रतिदिन के जो हमारे कृत्य होते हैं, दिन प्रति डेली का जो रूटीन होता है, वो भी अफेक्टेड हमारे को देखने के लिए मिलता है। अब फाइब्रोएडिनोमा के किन केसेस के अंदर हम लोग सर्जरी ऑप्ट करते हैं। अगर हमारे पास में भी कोई पेशेंट आता है, पेशेंट का आके हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड देखते हैं, उसकी मेमोग्राफी देखते हैं और उसके साइज के अकॉर्डिंग देख के हम पता करते हैं कि भाई इसमें क्या करना है। कि अगर साइज जो है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है, मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास हैं, या फिर जाइंट टाइप है कि 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का भी एक अपना फाइब्रोएडिनोमा है, या फिर ये फाइब्रोएडिनोमा पहले दवा से सही हो गया था पर ये दोबारा आ गया है, और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फाइब्रोएडिनोमा है कि इसके साथ और भी कुछ चीजें हमारे को देखने को मिल रही हैं, वहां पे पेशेंट को सर्जरी ऑप्ट करने के लिए सलाह दी जाती है। फाइब्रोएडिनोमा यहाँ पे हमारा जो ओल्ड स्कूल मेथड है, जो हमारा एलोपैथिक मेथड है, वहां पे यहाँ पे फाइब्रोएडिनोमा खत्म हो जाता है। पर होम्योपैथिक अप्रोच क्या होती है फाइब्रोएडिनोमा के पेशेंट के अंदर, कि फाइब्रोएडिनोमा का पेशेंट आपके पास में किस कंडीशन में आएगा। फाइब्रोएडिनोमा का पेशेंट आपके पास जब आता है तो आने के बाद में आप फाइब्रोएडिनोमा के पेशेंट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए हमारे को पूरा प्रॉपर होम्योपैथिक अप्रोच पता होनी चाहिए। और होम्योपैथिक अप्रोच की जब कभी भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले मियाज्मेटिक इवैल्यूएशन की, कि फाइब्रोएडिनोमा आएगा किस मियाज्म के अंदर। तो 80% ऑफ द केसेस फाइब्रोएडिनोमा के अंदर हमारे को साइकोटिक मियाज्म के अंदर मिलते हैं देखने के लिए। बट जब हम फाइब्रोएडिनोमा के पूरे कोर्स को देखें कि कहां से बीमारी शुरू हुई, क्या उसका मेंटल सेटअप था, क्या उसका सब चीजें हुई, और होने के बाद में अभी हम लोग कहां पे खड़े हुए हैं, तो हमारे को एक मियाज्म सोरोसाइकोटिक,
एक अपना मल्टीपल मियाज्मेटिक उसमें सोरोसाइकोटिक मियाज्म भी फाइब्रोएडिनोमा के अंदर देखने के लिए मिलता है। फाइब्रोएडिनोमा की कंडीशन मियाज्मेटिक इवैल्यूएशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट किस लिए है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास में जब पेशेंट्स आते हैं तो वो इतने कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स आ रहे हैं कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि अब हम एक बेसिक मियाज्मेटिक अप्रोच पे नहीं चल रहे। हमारे पास में इतने ज्यादा सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड थॉट्स के पेशेंट आ रहे हैं कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि अब जो वो एक टिपिकल सोरा, टिपिकल साइकोसिस या टिपिकल सिफिलिस है वो नहीं देखने को मिल रहा है हमारे को क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर। यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे बाद में मैं थेरेपेटिक्स पे जाऊंगा। मेरे पास में अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले एक पेशेंट आती है। पेशेंट जब आती है, पेशेंट आके मुझको बोलती है, कहती है कि बेटी है 17-18 साल की है और उसको ओसीडी है डॉक्टर साहब। ओसीडी है, ओसीडी का केस लेना शुरू करते हैं। ओसीडी का केस जब लेना शुरू किया तो पेशेंट ने और उसकी मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब इसको ऐसा लगता है छोटी सी एक गांठ भी है। कहाँ पे गांठ लगती है? कि ब्रेस्ट में हमारे को लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट में आउटर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट में छोटी सी गांठ भी देखने को मिल गई। ठीक है, पेशेंट से पूछा और इसके अलावा कोई परेशानी है? पेशेंट ने बोला कि नहीं, कोई परेशानी नहीं। मदर के सामने, फादर के सामने पेशेंट का केस लेना शुरू किया। मदर ने और फादर ने अपने तरीके से मेरे को केस देना शुरू किया और इस पेशेंट का मैं फाइब्रोएडिनोमा का केस नहीं, ओसीडी का केस ले रहा था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का केस ले रहा था। पेशेंट जब अपने सिम्टम्स बताने लगी तो एक टाइम पे आपके मैं खुद थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये पेशेंट क्या बोल रहा है। क्योंकि आज तक भी मैंने भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 8-9 साल की प्रैक्टिस में ऐसे केस को नहीं देखा था कि पेशेंट इतना ज्यादा ब्लंटली, इतना ज्यादा ओपनली कैसे बोल सकता है ये जो सारी चीजें बोल रहा है। बात होनी शुरू हुई कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पेशेंट ने मेरे को बताना शुरू किया कि सर मैं जब 4th या 5th क्लास में थी तब मेरे को पॉर्न एडिक्शन हो गया। फीमेल पेशेंट और एक डॉक्टर के सामने बिल्कुल फर्स्ट टाइम बैठ के मेरे से आंखों में आंखें डाल के बोल रही है, उससे कुछ भी कोई ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला, कोई हेजिटेशन है या कुछ ऐसी चीज, और सामने देख के बोल रही है कि मुझको ऐसे करके एक परेशानी हो गई थी। मेरे को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को थोड़ा मारा भी, थोड़ा समझाया भी, और किस तरीके से करके कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में लाके इस पेशेंट ने वहां से तो अपना ध्यान हटा लिया, पर उसका जो मेंटल थॉट है वो वहीं पे अटक गया। वो जो ग्रेटिफिकेशन थी, वो जो सेटिस्फैक्शन थी, वो उसको नहीं मिल रही थी, जिसके बाद में सप्रेशन ऑफ थॉट्स की वजह से इस पेशेंट को ओसीडी डेवलप हुआ। और अभी फिलहाल में 1.5 साल 1 साल के अंदर अंदर उसको वो छोटा सा एक लंप भी दिखना शुरू हो गया है। मैंने पूछा कि इसको आप क्या समझते हो कि क्या आपकी ये कोई गलती है या नहीं है? तो उस पेशेंट ने अपनी मदर के सामने मेरे साथ बात करी और उसने बोला कि मुझे लगता है कि मेरी मदर की गलती है कि वो मुझे समझ नहीं पाए। इस तरीके का जब पेशेंट आपके पास में आता है तो आपको ये पता है कि सिंपल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज की फाइब्रोएडिनोमा नॉन टेंडर है, इधर है, उधर है, ऐसे करके आप पेशेंट को सही नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसका मेंटल इवैल्यूएशन ढंग से ना कर पाए। इसके साथ में, इसको कहने के बाद में मैं पहुंचना चाहूंगा होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स ऑफ फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा में हमारे पास में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फाइब्रोएडिनोमा के बहुत ही अच्छे रूब्रिक्स हैं। पर आपको ये सारे जो रूब्रिक्स हैं ये तभी हेल्पफुल होंगे जब आप इसको टोटालिटी के अंदर डालेंगे। थेरेपेटिक्स टोटालिटी के साथ करें तो ज्यादा बेहतर है। ये मैंने अपनी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग से देखा है कि थेरेपेटिक्स करिए कोई बात नहीं, पर टोटालिटी के साथ, मेंटल्स लगाने के बाद में, बाकी जनरलिटीज लगाने के बाद में। तो अगर होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स ऑफ फाइब्रोएडिनोमा की बात करते हैं तो होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स ऑफ फाइब्रोएडिनोमा में सबसे पहले हम बात करते हैं केंट रेपर्टरी। केंट रेपर्टरी के अंदर आपको चेस्ट,
के अंदर सब एक रूब्रिक मिलता है नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स के अंदर जो बाकी सारे सब रूब्रिक्स हैं ये हमारे को फाइब्रोएडेनोमा डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। नोड्यूल्स दैट आर सेंसिटिव, जिसमें कार्बो एनिमैलिस आती है। नोड्यूल्स इन मैमे, जिसमें फिर से कार्बो एनिमैलिस, कोनियम, फाइटोलक्का और सिलिशिया हमारी फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज आती हैं। इसके अलावा बेलिस, ब्रायोनिया, बूफो, कार्बोवेज, कोलोसिंथ, ग्रेफाइटिस, आयोडम, लैक्कैन, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, पल्स और सल्फर आती है। इसके अंदर जो ये फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें कार्बन एनालिसिस एक बहुत बेहतर मेडिसिन है। कोनियम हेड मेडिसिन है इन केसेस ऑफ फाइब्रोएडेनोमा, अगर हम क्लिनिकली की बात कर रहे हैं। फाइटोलक्का बहुत बेहतर मेडिसिन है, सिलिका भी बहुत बेहतर मेडिसिन है, पर सेकेंड ग्रेड रेमेडीज को भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां पे बुफोराना एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम लोग जनरली मेल्स के साथ में एसोसिएट करते हैं कि बुफोराना का तो मतलब चलो मेल्स के ही सिम्टम्स होते हैं, पर हमारे को ये पता होना चाहिए कि बोरिक बुफोराना को पैलिएटिव इन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के अंदर लिखता है। बुफोराना इज एक्चुअली रिटन बाय बोरिक एज पैलिएटिव फॉर कैंसर इन ब्रेस्ट। इसके अलावा अगर राइट साइड का नोड्यूल है तो सिलिशिया, लेफ्ट साइड में ऑरम ट्रिफाइलम और कल्केरिया फॉस। मेंसेस ड्यूरिंग नोड्यूल्स अगर बन रहे हैं तो लैक्कैन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्लोरिक एसिड, और विद पर्पल अपीयरेंस तो हमारी कार्बो एनिमैलिस फिर से हमारे को देखने को मिलती है। इन सब जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रेमेडीज हैं इसमें भी हम आएंगे, क्योंकि हमारे को ये ऐसे ही नहीं नाम से पता करना, हमारे को देखना है कि कौन सी कहां पे कौन सी हमारी वो है मेडिसिन है कि वो मेंटल रूब्रिक से हम इसको किस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। केंट रेपर्टरी के अंदर एक और जगह पे हमारे को ट्यूमर मिलते हैं, जहां पे जो है चेस्ट ट्यूमर्स मैमी। फर्स्ट ग्रेड रेमेडी कोनियम आती है। कोनियम के बाद वही कार्बो एनिमैलिस है, काली आयोड है, लेकेसिस है, फास्फोरस है, फाइटोलक्का है और सिलिका है। रेपर्टरी ऑफ सी हेरिंग के अंदर भी हमारे को ब्रेस्ट रिलेटेड ट्यूमर्स या ब्रेस्ट रिलेटेड नोड्स का अपना बहुत अच्छा एक लिस्ट देखने को मिलता है ऑफ रूब्रिक्स, जिसके अंदर हमारे रूब्रिक्स आ सकते हैं नोडिसिटीज, पेनफुल, hard not during pregnancy, hard, painful, as large as goose's egg, nodulated, acuminated appearance of nodules, nodules that are dirty in left side, hard nodules जिसके अंदर कार्बो एनिमैलिस फिर से फर्स्ट ग्रेड में दिख रही है, nodules that are hard again कार्बो एनिमैलिस, painful nodules, nodules in the left side, painful left, and all these rubrics that are actually written on the screen, all these rubrics ये जो है ये हमारे ब्रेस्ट के ट्यूमर्स में हमारे को हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे को बोरिक रेपर्टरी के अंदर भी कुछ एक रूब्रिक्स मिलते हैं जो कि हमारे को ब्रेस्ट ट्यूमर में हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मैमे कैंसर ट्यूमर्स एज सच, या फिर ट्यूमर्स विद ब्लीडिंग, इंड्यूरेशन एंड हार्डनेस, इन्फ्लेमेशन या मेस्टाइटिस ऑफ द ब्रेस्ट, पेन विद इंफ्रा मेमोरी या फिर रिलीव्ड बाय द सपोर्टिंग हेवी मेमे विद अल्सरेशंस। तो ये सारे के सारे रूब्रिक्स हैं जो कि हमारे को मिलते हैं बाकी सारी रेपर्टरीज में। पर मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा हमारी जो ये मेन कुछ एक रेमेडीज हैं जो कि फाइब्रोएडिनोमा या ब्रेस्ट ट्यूमर्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बो एनिमैलिस, तो कार्बो एनिमैलिस के अंदर हमारे को एक रनिंग सिम्टम मिलता है कि वर्स आफ्टर लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड या फिर वर्स आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड with nausea especially at night,
बात करें अगर हम सिर्फ इसके ब्रेस्ट के, अगर ब्रेस्ट के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो डार्टिंग पेन इन द ब्रेस्ट which is extremely painful with induration of the breast, especially right sided breast darting pain with induration, बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा इंड्यूरेशन हमारे को देखने को मिलेगा, रनिंग सिम्टम मिलेगा, वर्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी आती है जो फर्स्ट ग्रेड में लिखी है, कोनियम। कोनियम हमारी अपना प्राइम मेडिसिन आती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिपीटेड मेडिसिन जो हम देखते हैं जब हम फाइब्रोएडिनोमा या फिर ट्यूमर्स की बात कर रहे होते हैं। ट्यूमर्स की बात करने पे एक जो रूब्रिक आपको बताया था कि पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस रहता है, पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता है, पेशेंट हमेशा मरने की बात करता है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगी, कि मेरे को डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, कि मेरे को फ्यूचर का अप्रीहेंशन हो रहा है। तो कोनियम के अंदर कुछ एक मेंटल रूब्रिक्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रूब्रिक है डिप्रेस्ड, टिमिड एंड अवर्जन टू सोसाइटी, कि हमेशा डिप्रेस्ड रहने लगेगा, टिमिड नेचर हो जाएगा और सोसाइटी से अलग रहने की बात करेगा। पर इसका काउंटर रूब्रिक है, पर जब अकेला रहता है तो डर भी बहुत लगता है, अकेला रहना भी है पर रहना भी नहीं। इसके बाद में पेशेंट कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो बिजनेस करना, मेरा मन ही नहीं लग रहा, ना तो पढ़ाई करना कि अब कुछ क्या बच रहा है, डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया है मुझको। अनेबल टू सस्टेन मेंटल एफर्ट्स, कि पेशेंट कुछ भी काम अपने मन से नहीं कर पाएगा, अगर कुछ करना भी चाहेगा तो बीच में छोड़ देगा, वो करने की चाह ही खत्म हो जाती है। ये इसके कुछ एक मेंटल सिम्टम्स हैं जो कि हमारे को एंशियसनेस, जो कि हमारे को एप्रीहेंशन की तरफ में हमारे को थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट की बात करते हैं तो कोनियम के अंदर हमारे को मिलता है द ब्रेस्ट आर लैक्स एंड श्रंकन, कि जो ब्रेस्ट है वो श्रंकन है और लैक्स है, विद हार्ड एंड पेनफुल टू टच, स्टिचेस इन द निपल, कि ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा हार्ड है, उसके बाद में जो ब्रेस्ट है बहुत एनलार्ज्ड हो जाती है एंड बिकम्स पेनफुल ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस, मेंसेस के पहले और मेंसेस होते समय बहुत ही ज्यादा पेनफुल इंड्यूरेशन ब्रेस्ट में मिलेगा। और इल इफेक्ट्स फ्रॉम रिप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स, कोनियम के अंदर हमारे को देखने को मिलता है, बोरिक के अंदर देखने को मिलता है इल इफेक्ट्स फ्रॉम रिप्रेस्ड सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स। इसके बाद में हमारी जो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी आ रही है, फाइटोलक्का। फाइटोलक्का भी अपने में एक बहुत बेहतर मेडिसिन है। फाइटोलक्का मेडिसिन बहुत बेहतर किन जगहों पे होती है, जहां पे डक्टल कार्सिनोमा मिल जाता है, जहां पे डक्ट्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो फाइटोलक्का की सबसे पहले अगर हम मेंटल रूब्रिक्स की बात करते हैं तो फाइटोलक्का की मेंटल रूब्रिक्स में आता है इनडिफरेंट टू लाइफ, लॉस ऑफ पर्सनल डेलिकेसी, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, इनडिफरेंट हो चुकी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लॉस ऑफ पर्सनल डेलिकेसी, कि पेशेंट उस कंडीशन पे पहुंच गया है कि अब वो मतलब करे तो क्या करे, कि डॉक्टर साहब देखो क्या हालत हो गई है। मेस्टाइटिस विद मैमे दैट आर हार्ड एंड वेरी सेंसिटिव, इन्फ्लेमेशन ऑफ मैमे जहां पे हमारा जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही सेंसिटिव है। ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट एक्सटेंडिंग टिल द एक्सिलरी ग्लैंड, फाइटोलक्का के अंदर एक्सिलरी ग्लैंड तक भी हमारे को अपना ट्यूमर जो है उसका हमारे को लिमिट देखने को मिल रही है, विद मेमोरी एब्सेस, कि जो अंदर की तरफ जो हमारा ट्यूमर है अगर वहां पे एब्सेस बननी शुरू हो जाए तो फाइटोलक्का बहुत बेहतर काम आती है। पेन फ्रॉम द निपल टू होल बॉडी ड्यूरिंग नर्सिंग, नर्सिंग के टाइम पे निपल से पेन स्प्रेड होता है पूरी की पूरी बॉडी पे। जो नेक्स्ट हमारी अपना मेडिसिन है जो फर्स्ट ग्रेड में आ रही है वो है सिलिका, सिलीशिया। सिलीशिया का पेशेंट कैसा होता है, सिलीशिया का पेशेंट बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है, फेंट हार्टेड, बहुत एंशियस होता है, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे एंशियस हो जाता है,
बहुत नर्वस होता है और बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेबल होता है कि बहुत ही जल्दी एकदम से तिनक भी जाता है। सेंसिटिव टू ऑल द इंप्रेशंस, उसे हर चीज से तकलीफ होती है, पर स्टबर्न होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, हार्ड हेडेड होता है कि एक जगह अगर बात कहीं अटक गई तो वो अटक गई, फिर वो इधर से उधर नहीं। सिलीशिया का मेंटल रूब्रिक्स के साथ में जो बाकी ब्रेस्ट के अपना सिम्टम्स हैं वो सारे वही आ रहे हैं, फॉर्म, टेंडर, लम्प्स, यही सब चीजें आ रही हैं, ड्राइनेस सिलीशिया के अंदर। पर मेंटल रूब्रिक्स पे हमारे को काम करने की बहुत जरूरत होती है। इसके बाद में जो बेलिस मेडिसिन है, बेलिस जनरली मैंने भी जब बेलिस पढ़ी थी तो बेलिस मैंने पढ़ी थी कि अगर कोई ट्रॉमा हो गया, अगर कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, या अगर कुछ ऐसा फॉल वगैरह से ट्रॉमा हो गया, सिंगल मसल अगर अफेक्टेड है तो बेलिस काम आती है। पर बेलिस के अंदर ब्रेस्ट का भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो बेलिस के अंदर हमारे को मिलता है कि ब्रेस्ट आर एनगॉर्ज्ड, ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है वो एनगॉर्ज्ड देखने को मिलता है, और ब्रेस्ट एंड यूट्रस इज फील्स एज इफ बीन स्क्वीज्ड, कि जैसे किसी ने उसको प्रेशर दे रखा हो, इस तरीके से आपको बेलिस के अंदर आपको ब्रेस्ट में और यूट्रस के सिम्टम्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी अपना दिखाई दे रही है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया अपने में एक बहुत ही मतलब क्लासिकल मेडिसिन है, उसका जितना इसके बारे में बोला जाए उतना कम है। बट ब्रायोनिया के अंदर हम हमेशा एक चीज ये पढ़ते हैं कि जो ब्रेस्ट है वो हॉट फील होता है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, चेस्ट में अंदर सांस लेगा तो भी दर्द से कराएगा। पर इसी के साथ में अगर यहाँ पे नोड्यूल्स, नोड्स मिल जाए हमारे को, जिसके बाद में यही क्लासिकल ब्रायोनिया के सिम्टम्स आ जाएं, तो भी ब्रायोनिया हम नोड्यूल्स ऑफ द मैमे के अंदर दे सकते हैं, जहां पे हमारे को एब्सिस भी मिलेगी मैमे के अंदर, हमारे को ब्रेस्ट में एब्सिस भी देखने को मिलती है, और वो ही जो क्लासिकल सिम्टम है कि हाथ लगाने से भी डर, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, हाथ भी नहीं लगा। बूफो की बात मैं थोड़ी सी पहले भी कर चुका हूं। बूफो के अंदर बोरिक लिखता है कि पैलिएटिव इन द कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं नोड्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट में, तो बूफो कहां पे आता है? बूफो आता है नोड्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट विद इंड्यूरेशन, और यहां पे पेन की वजह से एपिलेप्टिक अटैक्स भी आ जाएं, पेन की वजह से एपिलेप्टिक अटैक्स भी आ जाएं जनरली, जो कि मेंसेस के साथ में अगर हम एसोसिएट कर सके तो बूफो बहुत ही अच्छी रेमेडी आती है। कार्बोवेज, कोलोसिंथ, ये सब मेडिसिन उसी तरीके से हैं। बाकी इनकी जो क्लासिकल मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल रूब्रिक्स, और साथ में हमारे जो फाइब्रोएडिनोमा के कुछ एक जो रूब्रिक्स मिल रहे हैं, अगर हम उसको एसोसिएट करके दें तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ग्रेफाइटिस के अंदर, ग्रेफाइटिस का वही सारे के सारे जो हमारे अपना जो रूब्रिक्स एंड नोड्यूल के जो हमारे अपना सिंगल जो हमारे अभी पढ़े साइंस एंड सिम्टम्स में, विद अनहेल्दी लुकिंग स्किन, स्पेसिफिकली ओवर द निपल्स, क्रैक्ड निपल्स, oozing very sticky, a slight slicky transparent liquid, तो ग्रेफाइटिस आ सकती है, ग्रेफाइटिस भी आ सकती है। लैक कैन, लैक कैन एक मेडिसिन है जो कि हमारे को थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा हमारे को टाइम देना पड़ेगा। लैक कैन के अंदर इसमें पेशेंट का एक दिमाग में मेंटल एक ग्रुप ब्रेक रहता है कि मैं सही नहीं हो सकती, थिंक्स दैट द डिजीज इज इनक्यूरेबल, कि मैं सही नहीं हो सकती, मैं मरूंगी, विद बहुत ज्यादा रेज आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती, और विजन्स ऑफ द स्नेक, सांप के सपने आ। लैक कैन के ये तीन मेंटल रूब्रिक्स के साथ में अगर हम फाइब्रोएडिनोमा के रूब्रिक्स को जोड़ें तो हमारे को एक पिक्चर मिल सकती है, जहां पे हम लैक कैन अगर प्रिस्क्राइब करें पेशेंट में तो हमारे को अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लाइकोपोडियम, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड ब्रेस्ट के अंदर लाइकोपोडियम के जो भी हमारे अपना रूब्रिक्स हैं, जो क्लासिकल रूब्रिक्स हैं,
विद पेन, विद इंड्यूरेशन, विद नोड्यूल, लम्प, फ्रीली मूवेबल, हमारे को लाइकोपोडियम को अब हिंट करेगा। मेरे को जब कभी भी अगर मेरे को डिफिकल्टी होती है कोई भी चीज देखने में, कोई भी अगर मेरे को डिफिकल्टी होती है देखने में किसी भी रूब्रिक को, तो मैं सबसे पहले अपने केस पे दोबारा जाता हूं। अगर मुझे केस में भी नहीं रूब्रिक मिल रहा तो मैं कोशिश करता हूं मैं पेशेंट से दोबारा बात करूं और वो रूब्रिक और ज्यादा क्लैरिटी के साथ निकाल सकूं। जैसे कि बताया गया है कि अगर आपका केस अच्छा लिखा हुआ है, केस अच्छा लिखने के बाद में आप उसके मेंटल रूब्रिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वहीं पे से आपको पिक्यूलियर, वहीं पे से आपको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी हमारे अपना टोटालिटी में। टोटालिटी के बाद में सिमिलम में एक मेडिसिन देनी है, कम से कम रिपीट करनी है, और जो रिजल्ट आएगा वो चमत्कारी हो। फाइब्रोएडिनोमा बहुत अच्छे से मैनेजेबल है इन होम्योपैथी। एब्सेस विद फाइब्रोएडिनोमा बहुत अच्छे से मैनेजेबल है इन होम्योपैथी, बट इट्स जस्ट कि आपका केस कितना ज्यादा कंप्लीट है, और केस के कंप्लीशन के ऊपर ही आपका ये पूरा का पूरा बाकी जो है अपना सब कुछ जाता है। इसी के साथ में आई रेस्ट दिस प्रेजेंटेशन। इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम। अभी जी आपने जो रूब्रिक्स मेडिसिन को डिस्क्राइब किया, यस बेसिकली आपने नोड्यूल्स को लेकर के किया है ना? यस सर। चेस्ट में जो ब्रेस्ट में नोड्यूल्स है उसको लेकर के। यस लेकिन एक नोड्यूल्स के साथ में एक और रूब्रिक्स आता है चेस्ट में, इंड्यूरेशन मैमी। यस सर। ये इंड्यूरेशन मैमी भी एक बड़ा अच्छा इंडिकेशंस देता है। तो ये एक रूब्रिक्स और आता है चेस्ट हार्डनेस मैमी, है ना? तो क्योंकि हम लोग के पास में वेराइड इंफॉर्मेशन है, तो ये फाइब्रोएडेनोमा को हैंडल करने में हम लोगों के पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। और आपने तो दवा का इतना अच्छा लिस्ट, अच्छा क्लासिफिकेशन किया है, इतना अच्छा डिसाइड किया है, इसको भी बहुत अच्छा मैं आपको कहूँगा कि आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट किया है। थैंक दूसरी यू। बात जो मैं एडिनोमा, ये तो एडिनोमा जो भी हो, एडिनोमा की बात करते हैं तो लोग डर की बात भी आपने चर्चा की है कि कैंसर का डर होता है और मोस्टली हो भी जाता है। लेकिन ये जो फाइब्रोएडिनोमा का डेवलपमेंट का जो स्टेजेज है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जनरली बच्चों लोगों में ये फाइब्रोएडिनोमा नहीं देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे अवस्था होते हैं जहाँ की आपको फाइब्रोएडिनोमा का जो है तो आपको सिम्टम्स डेवलप करता है, खास करके एडवांस एज में जब प्रेगनेंसी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद में ये आपको डेवलप ज़्यादा आता है ना। यस मुझे सर। लगता है कि ये ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा होगा। एक डॉक्टर ए के यादव पूछ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट क्या होगा? डॉक्टर ए के यादव जी पूछ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा अभी मतलब क्वेश्चन में समझ नहीं पाया हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इनका अधूरा है। ए के यादव जी, अगर आप क्या कहना चाहते हैं, अगर ये बताएं तो अच्छा रहेगा। अगर टाइप भी कर सकते हैं या आप बोल भी सकते हैं, हम लोग के पास समय है अभी। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आप लाइन पर हैं? आप सवाल किए थे, आप हैं नहीं अभी? लगता है नहीं है। ओके। जनरली कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को तो ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं कि कोई भी बीमारी होता है तो बिना कॉन्फ्लिक्ट के होगा नहीं। और हार्डनेस को हो जाना, हार्डनेस का हो जाना होता है कॉन्फ्लिक्ट का एक सेफ्टी पॉइंट होता है। मैंने हम अपने को बचाने के लिए जो करते हैं, तो उससे सेफ हो जाने के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं वो हम लोग को हार्ड हो जाता है।
जैसे रेजिस्टेंट हो जाना, है ना। तो रेजिस्टेंट जो है सो इंडिकेट करता है, अगर आपका रेजिस्टेंट पावर अधिक है तो आप उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, फर्दर डैमेज नहीं होगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंट इंड्यूरेशंस में जैसे कुछ होते हैं कि एडिनोम ये नोडुल्स बन करके रह गए, कुछ में पॉलिपस बन करके रह गए, कुछ में सिस्ट बन के रह गए। सिस्ट तो हार्डेस्ट नोड्यूल्स होगा ना, सॉरी हार्डेस्ट टाइप ऑफ द ट्यूमर होगा। तो सिस्ट को समझना भी जरूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को इस ढंग से अभी जी आप क्या समझ इसमें कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ले सकते हैं इसमें? सर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट वही जो आप सर समझा रहे थे उसी को मैं अपना आगे लेके जाऊंगा कि यही कि मतलब अगर हमारा मेंटल, अगर हम एक चीज करना चाह रहे हैं बट अगर हमारे को उस चीज को ना करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कुछ एक्सटर्नल हिंड्रेंस, पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर और एनीथिंग कुछ भी अगर हो, तो उसमें अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अगर हमारे नेचुरल जो एक अपना आउटफ्लो था किसी भी चीज का, हमारी अपना कोई भी इमोशन का अगर वो रुक जाए, तो उसी की वजह से अगर हमारे उसी की वजह से अगर अपना हाँ, एक में लिखा है कि मदर एंड चाइल्ड, मुझे नहीं लगता है कि मदर एंड चाइल्ड को ही एक सर इस म्यूट को क्यों होता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बातें जो हम कुछ बातें जो है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता है कि एक दूसरे से दिमाग का, इमोशंस का मैचिंग नहीं होना, इंटेलेक्ट का मैचिंग नहीं होना, इसको ले सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मदर एंड चाइल्ड एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ये फाइनल ये डेफिनेट नहीं हो सकता कि यही होगा, लेकिन ये इसको हम लोग वन ऑफ द रीजन के रूप में हम लोग इसको टेकअप कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव देखिए, एक दृष्टिकोण से आप सोच रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट वहां से, लेकिन ये एक दृष्टिकोण है प्रिडिक्टिव के एंगल से, लेकिन प्रिडिक्टिव ही एक फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता है। इसके कई एक एंगल हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपको जीवन में होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिंड्रोम के रूप में डेवलप करता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप करता है। ये एक अलग इशू है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द रीजन है बॉडी में हार्डनेस होने का, ऐसा माना जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को फाइनल नहीं मानना चाहिए कि एक ही जगह से, कॉन्फ्लिक्ट तो लाइफ में हमेशा होता ही रहता है, एग्जैक्टली लोग का पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप दुनिया में सभी कुछ आपके मन के मुताबिक तो नहीं होगा ना, दुनिया में पॉजिटिव दो एस्पेक्ट है ही। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो आपको आपके फेवर, आपको अच्छा लगेगा और आपके इमोशंस जो है तो पॉजिटिव इमोशन जनरेट करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इमोशन जनरेट करेंगे। तो ये आउटलुक ये चेंजेज होना डायरेक्शन डिपेंड करता है कि स्टेट योर माइंड, आपके माइंड का स्थिति क्या है, आपका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, आपका इमोशन लेवल क्या है, और सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस चीज को कैसे लेते हो। किसी को अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं, है ना, और किसी को बुरा बात भी अच्छा लगता है, दोनों बात होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। बिल्कुल। लोग माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि अगर हम अपना एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, वहां के तौर तरीके अलग हैं, हमारे तौर तरीके अलग हैं। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, जब मैं चंडीगढ़ से उठ के मैं पटना शिफ्ट हुआ, तो अब हम, मेरा बोलने का तरीका अलग था, तो सब लोग कहते थे तो बड़ा चिल्ला के बोलता है, वहां के लोग बड़े चिल्ला के बोलते हैं। पर हमारे लिए यहाँ का नॉर्मल था वो, कि हम तो सही बोल रहे हैं बट अपना, बट वहां पे जो फिर उसके बाद में वो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के लिए, मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। बट उसको समय के साथ में उसको जब अपना हमने ढाला, अपने आप को भी ढाला, दूसरे ने भी हमारे साथ में डाला, तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ। कॉन्फ्लिक्ट हर जगह देखने को मिलता है, पर अगर यही चीज अंदर रूट कर जाए, सीट कर जाए कि मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया,
मैंने कोई बहुत ही ज्यादा उस पे ब्रूड करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से वो आउटलेट बंद हो जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट के जो अपना जितने भी रिपरकशंस हैं, जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो हमारे को देखने मिलते हैं। ये मेरा एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है सर। ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पर है यस। और लाइफ के हर एक स्टेज में आ जाता है। और हम लोग जो कहते हैं ना कि एलिमेंट्स फ्रॉम, यस। तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है। लेकिन हम लोग जो अभी आज का विषय है फाइब्रोएडिनोमा, थोड़ा सा इसे भटक करके हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा किया है ना। बट थोड़ा सा अलग होकर के हमने चर्चा किया है। हालांकि एक सवाल के बीच में ऐसे उनसे क्रॉप अप कर गया, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। चलिए, कुछ भी सवाल होता है तो उसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होता है और उसको मान के चलना चाहिए। थोड़ा बहुत इसका मैथमेटिक रोल का भी चर्चा करें तो अच्छा रहेगा अभी जी। सर, मैज़मेटिक रोल में जो साइकोटिक मैज़म है यही प्रीडोमिनेट कर रहा है। और साइकोटिक मैज़म अगर प्रीडोमिनेट कर रहा है तो सबसे पहले जो मेंटल जो लेवल है पेशेंट का, जो मेंटल जो स्टेट है पेशेंट का, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है साइकोटिक पेशेंट के अंदर। ये मैंने जो देखा है अपने पेशेंट्स में भी, अपने प्रैक्टिस में भी, कि वो इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि वो बस अंदर ही अंदर अपनी कहानियां बना रहा है। क्योंकि कई बारी अगर हम अपने इसमें ये इस एज ग्रुप में 15 से 30-35 की एज ग्रुप में अगर आप फीमेल्स को देखेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो हमेशा एक चीज ये देखने को मिली है कि फीमेल्स हैव बीन सुपर इम्पोज्ड, कि उनके ऊपर एक प्रेशर रह रहा है हमेशा, कि तुम यहाँ इस टाइम मत जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम ये मत बोलो, तुम ये मत खाओ, तुम इसको मत पहनो। तो उसकी जो एक नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है वो हमेशा सप्रेस जा रही है। और अगर वो इतनी सप्रेस्ड हो जाए कि मतलब शुरुआत हुई है 15 साल 14 साल की उम्र से, चलते चलते 21 22 23 साल की उम्र में अगर शादी हो गई है, तो वहां पे अपना पीयर प्रेशर है कि वहां पे भी फीलिंग्स आगे नहीं आ पाई हैं, जहां जिसकी वजह से मेंटल स्टेट इतना ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है कि वो बॉडीली आउटग्रोथ बन जाती है। कि जब मेंटल थॉट्स नहीं निकल पाए, मेंटल थॉट्स एक्शन में नहीं आ पाए, तो वो बॉडी अपनी आउटग्रोथ बना देती है, जिसके अंदर फाइब्रोएडिनोमा इज वन ऑफ द एग्जांपल। और भी बहुत सारे चीजें आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अभी जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करूंगा कि हम लोग का माइंड का 3 फैकल्टी है, इमोशंस, इंटेलेक्ट एंड विल्स। अगर इमोशनली डोमिनेटेड होगा तो वहां पर साइकोटिक वहां पर जल्दी नहीं करेगा, लेकिन इंटेलेक्ट डोमिनेट करेगा। दोनों का डोमिनेशन चलता रहता है। तो इंटेलेक्ट डोमिनेशन होने से साइकोटिक की ओर बेंड करता है माइंड। जहां पर आपका लाइफ का रूलिंग जो है तो इंटेलेक्ट से, बुद्धि से शुरू हो जाता है, वहां पर आपको साइकोटिक रोल प्ले करना शुरू करता है। लेकिन जब तक ये सॉरी, जब तक वो इमोशनल प्लेन रहता है तो वह आपको बैलेंस करता है। और ये विल्स जो है तो आपको मोटिवेटिंग का फैक्टर का काम, दोनों के अंदर में एक बैलेंस लाने का कोशिश करता रहता है। तो इमोशंस को के माध्यम से और इंटेलेक्ट के माध्यम से भी हम लोग साइकोटिक समझ सकते हैं। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया कि फीमेल, ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल का इंटेलेक्ट को तो हमेशा इफेक्ट पड़ता ही है। सप्रेस्ड इमोशंस को होगा ही तो वहां पर उसके ऊपर में चिंता और ये सारे चीज बढ़ेंगे ही ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है जिसको हम लोग का समझना। तो ठीक है, हम लोग अच्छा चर्चा भी किए और अच्छा लेक्चर भी सुने। दीपमाला जी आप प्रेजेंट हैं तो सेशन को क्लोज करके डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करेंगे। एंड थैंक यू डॉक्टर अवी जी। और किसी एक टॉपिक के साथ में फिर आइए, है ना। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर। हाँ, दीपमाला जी आप हैं? और सॉरी, दीपमाला जी मिस कर गई हैं। तो हम लोग अवी जी को धन्यवाद देते हैं और हम लोग अगले सेशन की ओर मूव करते हैं। तो ओवर हिंदी सेशन समाप्त होता है। अब हम लोग अंग्रेजी सेशन की ओर मूव करते हैं। नाउ ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर द नेक्स्ट सेशन।